वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। तारे बच्चों, आपको पता है कि हमने पीछे गैस लॉज पढ़े, बॉयल्स लॉ पढ़ा, चार्ल्स लॉ पढ़ा, गिल-लुसाक्स लॉ पढ़ा, एवोगाड्रोस लॉ पढ़ा। ठीक है बेटा। नाउ टुडे वी विल डिस्कस आइडियल गैस इक्वेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखना बेटा, जो भी न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाएगा वो हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, इसमें कैसे न्यूमेरिकल आता है बेटा, मैं आपको सिखाऊंगा। एक इक्वेशन आपको इस्तेमाल करने हैं बेटा, यू कैन सॉल्व मेनी क्वेश्चंस। नाउ ये आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, सबसे पहले बेटा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगा आइडियल गैस के बारे में। बेटा आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा बेटा, आइडियल गैस इज दैट टाइप ऑफ गैस, आइडियल गैस इज दैट टाइप ऑफ गैस विच फॉलोज ऑल गैस लॉज। वो गैस जो सारे गैस लॉज फॉलो करता है बेटा अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, उस गैस को हम कहते हैं बेटा आइडियल गैस। सिंपल सी बात है। और आपने ये भी सुना होगा बेटा, नो गैस इज प्रैक्टिकली आइडियल। और ये माना जाता है बेटा, जो आइडियल गैस होता है, जो आइडियल गैस होता है बेटा, आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या तो नेग्लिजिबल होता है या तो एब्सेंट होता है, ये माना जाता है बेटा। तो इट इज एज्यूम्ड दैट देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। अब ये आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, पहले आप इस पॉइंट को लिखिए बेटा, आइडियल गैस होता क्या है। राइट डाउन दोज गैसेस, यू राइट those gases which follow all gas laws। जो भी आपने पीछे गैस लॉज पढ़े बेटा, जिन गैसेस पे वो गैस लॉज अप्लाई हो जाएंगे आर गैस लॉज स्ट्रिक्टली, उन गैसेस को कहते हैं बेटा आर known as ध्यान से सुना बेटा, are known as ideal gases, are known as ideal gases। शाबाश। उसके बाद एक और पॉइंट आपको लिखना है, याद रखना है बेटा, it is assumed that there is, शाबाश, there is no intermolecular force of attraction, there is no intermolecular force of attraction present between the molecules of ideal gas, सिंपली आप याद रखिएगा बेटा कि आइडियल गैस इज दैट टाइप ऑफ गैस विच फॉलोज ऑल गैस लॉज। जो भी पीछे आपने बेटा गैस लॉज पढ़े, वो सारे के सारे गैस लॉज अप्लाई होते हैं बेटा आइडियल गैसेस पे। और इस पॉइंट को भी याद रखना है बेटा, जो भी आइडियल गैस होता है, आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं होता है, अगर होगा भी तो नेग्लिजिबल होगा। फिलहाल आइडियल गैस के बारे में इतना आपको याद रखना है। और यह भी याद रखना है बेटा, प्रैक्टिकली देयर इज नो आइडियल गैस। अब यहां पर हम क्या पढ़ेंगे बेटा, आइडियल गैस का कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ आएगा जब हम आइडियल गैस इक्वेशन को पढ़ेंगे बेटा। अब यहां पर आपको क्या याद रखना है, यहां पर आपको क्या पढ़ना है बेटा, इसके बाद हम पढ़ेंगे रियल गैस क्या होता है,
एक रियल गैस कब दिखाएगा आइडियल बिहेवियर, एक रियल गैस कितना डिविएट होता है फ्रॉम आइडियल गैस, ये हम सारा पढ़ेंगे। पहले हम डिराइव करेंगे बेटा आइडियल गैस इक्वेशन को। अरे आइडियल गैस इक्वेशन कुछ नहीं है बेटा, आइडियल गैस इक्वेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल गैस लॉज। जो भी आपने पीछे गैस लॉज पढ़े बेटा उनका कॉम्बिनेशन करना है। कॉम्बिनेशन करने के बाद हम एक इक्वेशन हासिल करेंगे बेटा, उसी इक्वेशन को हम कहते हैं बेटा आइडियल गैस इक्वेशन, और दैट इज आल्सो कॉल्ड एज कंबाइंड गैस इक्वेशन, और दैट इज आल्सो कॉल्ड एज कंबाइंड गैस इक्वेशन। आपको मेरी बात समझ आई बेटा? तो क्या करना है बेटा, वी हैव टू कंबाइन ऑल द गैस लॉज। जो गैस लॉज आपने पीछे पढ़े बेटा, तो उसके बाद हम जो इक्वेशन हासिल करेंगे बेटा, दैट इक्वेशन कैन बी कॉल्ड एज आइडियल गैस इक्वेशन। नाउ लुक, देखो बेटा, सबसे पहला लॉ हमने पढ़ा बेटा बॉयल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ आपने देखा बेटा वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। आपको पता है कांस्टेंट क्या क्या रखना है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखना है। उसके बाद आपने प्यारे बच्चों पढ़ा चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में आपने क्या बोला, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इस वक्त क्या कांस्टेंट रखना है, कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, कीपिंग नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट। उसके बाद आपने पढ़ा बेटा गै-लुसाक्स लॉ, अगर आपको याद है बेटा। उसके बाद गै-लुसाक्स लॉ आपने पढ़ा, आपने वहां पे देखा प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट। उसके बाद आपने पढ़ा बेटा एवोगाड्रोस लॉ, अगर आपको याद है बेटा एवोगाड्रोस लॉ, ठीक है बेटा। एवोगाड्रोस लॉ में आपने देखा वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स व्हेन टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कांस्टेंट। देखो बेटा अब क्या करना है, अब मैं इन सारे गैस लॉज को करूंगा कंबाइन एंड वी विल ऑब्टेन ए सिंगल इक्वेशन, दैट इक्वेशन कैन बी कॉल्ड एज आइडियल गैस इक्वेशन। ऑन कंबाइनिंग, देखो बेटा ऑन कंबाइनिंग, जब मैं इनको कंबाइन करूंगा तो मैंने हासिल क्या किया बेटा, देखो बेटा यहां पर वॉल्यूम और प्रेशर में इनवर्स रिलेशन है, यहां पर वॉल्यूम और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन है, यहां पर वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स में डायरेक्ट रिलेशन है बेटा। देखो बेटा कैन वी राइट वॉल्यूम, कैन वी राइट, अच्छी तरह से याद रखना, कैन वी राइट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। सही है ना बेटा? कुछ नहीं किया बेटा, मैंने इनको कंबाइन किया। इसको छोड़िए आप, ये खुद ब खुद अभी आएगा बेटा। तो कैन वी राइट P into V, कैन वी राइट PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N and T। ठीक है बेटा, यहां मैंने P और V को मल्टीपल किया, ठीक है ना बेटा। उसके बाद देन उसके बाद हम इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे बेटा, तो वी कैन राइट PV इज इक्वल टू, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के बदले हम लिखेंगे बेटा एक कांस्टेंट दैट इज R। तो यहां इसके बदले मैंने लिखा R, उसके बाद NT, और वी कैन राइट PV is equal to nRT. This is your ideal gas equation बेटा। PV is equal to nRT, PV is equal to nRT, यही आपकी है बेटा आइडियल गैस इक्वेशन। ये एक इक्वेशन बेटा अप्लाई करने से यू कैन सॉल्व मैनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। याद रखना इस बात को बेटा। तो अब हमें जो हमने पीछे गैस लॉज में इक्वेशंस पढ़ी बेटा,
उन इक्वेशंस को भूल जाइए आप बेटा। अब हम सारे के सारे इक्वेशंस बेटा इस आइडियल गैस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तमाम न्यूमेरिकल्स हम इस इक्वेशन से बेटा सॉल्व कर सकते हैं बेटा। ठीक है बेटा, तो दिस इज योर आइडियल गैस इक्वेशन। देखो अगर आप चेक करेंगे बेटा तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, इसमें सारे गैस लॉज है। देखो बेटा अब मैं यहां पे लिखता हूं, आपको बात समझ आई, मैं फिर से रिवाइज करूंगा बेटा। आइडियल गैस इक्वेशन इज नथिंग, it is the combination of all the gas laws, and ideal gas is what? Ideal gas is that type of gas which follows all the gas laws strictly, and it is assumed that there is no force of attraction present between the molecules of ideal gas, and you must know it that practically no gas is ideal। आगे हम देखेंगे बेटा आइडियल गैस और रियल गैस के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हम आइडियल गैस इक्वेशन को डिराइव करते हैं बेटा। ये आइडियल गैस इक्वेशन हम डिराइव करते हैं बेटा, वी कंबाइन ऑल द गैस लॉज। पहले मैंने आपको बॉयल्स लॉ बोला, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। उसके बाद चार्ल्स लॉ बोला बेटा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। उसके बाद गay-Lussac's लॉ बोला, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। उसके बाद एवोगाड्रोस लॉ बोला, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। उसके बाद इनको कंबाइन किया, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। फिर P और V को मल्टीपल किया, PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT। उसके बाद प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया, उसके बदले R लगाया और आपको मिला PV इज इक्वल टू nRT। ये आपकी बेटा आइडियल गैस इक्वेशन है। देखो बेटा अगर आप चेक करेंगे इस आइडियल गैस इक्वेशन में सारे के सारे गैस लॉज है बेटा। देखो बेटा PV इज इक्वल टू nRT। देखो बेटा चेक करिए, बोलो बेटा प्रेशर और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। कौन सा लॉ है? गay-Lussac's लॉ नंबर 1। नंबर 2 बोलो बेटा वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स में क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है बेटा। तो कौन सा लॉ है? एवोगाड्रोस लॉ। चलो बेटा वॉल्यूम और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है बेटा? डायरेक्ट रिलेशन है। कौन सा लॉ है? चार्ल्स लॉ। उसके बाद देखिए इधर देखिए, इधर देखिए बेटा, अगर मैं इसको लिखूं बेटा P इज इक्वल टू nRT बाई V, बोलो प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है बेटा? इस सब को रखना है कांस्टेंट। प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। ये कौन सा लॉ है बेटा? बॉयल्स लॉ। तो क्या आपने समझा बेटा? तो इसका मतलब ये है बेटा आइडियल गैस इक्वेशन में सारे के सारे गैस लॉज को कंबाइन किया गया। दैट इज वाई हम इसको कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। इससे पहले मैंने कहा ना बेटा गैस लॉज आर एप्लीकेबल ऑन आइडियल गैसेस। अब मैंने गैस लॉज को इस इक्वेशन में कंबाइन किया, तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे बेटा आइडियल गैस इक्वेशन। क्लियर है ना बेटा? चलो आगे आगे देखिए बेटा, आप अच्छी तरह से समझेंगे। अब इस आइडियल गैस इक्वेशन में कौन कौन सा पैरामीटर है बेटा? इसमें प्रेशर है, P प्रेशर आपको पता है, V वॉल्यूम है पता है, N तो नंबर ऑफ मोल्स है ये भी पता है, R को छोड़िए फिलहाल, T क्या है? T तो टेम्परेचर है। चलो बेटा मगर मैं R की बात करूंगा बेटा, जो इसमें R है, R को हम जिंदगी में कहते हैं बेटा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। R इज नोन एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। मतलब दुनिया में जो भी गैसेस है सबके लिए बेटा यहां पर मैं लिखूंगा all gases have same value of R। इसका मतलब यह है बेटा वैल्यू ऑफ R जो है, वैल्यू ऑफ R डज नॉट, याद रखिएगा बेटा, वैल्यू ऑफ R डज नॉट डिपेंड ऑन, वैल्यू ऑफ R डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस। गैस कैसा भी हो बेटा, गैस कैसा भी हो, वो होमो एटॉमिक हो, हेटेरो एटॉमिक हो, वो पोलर हो, नॉन पोलर हो बेटा, सबके लिए R का वैल्यू सेम होता है।
मतलब आर का वैल्यू बेटा नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता है। याद रखना इस बात को, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। वैल्यू ऑफ आर डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द गैस। याद रखना, कोई भी गैस हो, वो पोलर गैस हो, नॉन पोलर गैस हो, होमो एटॉमिक गैस हो, हेटेरो एटॉमिक गैस हो, बेटा सबके लिए आर का वैल्यू सेम होता है। अब आप कहेंगे सर ये आर कैसे निकालते हैं, आर का यूनिट क्या है, आर का हम न्यूमेरिकल में आर का कौन कौन सा वैल्यू इस्तेमाल करेंगे। बेटा पहले मैं आपको बताऊंगा आर का नेचर क्या है। आर का नेचर क्या है बेटा, व्हाट इज द नेचर ऑफ आर। उसके बाद आपको मैं बताऊंगा बेटा न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ आर। न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ आर जो है ना बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ आर डिपेंड ऑन dimensions of pressure, dimensions of volume, dimensions of temperature। ये हम इसके बाद देखेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगा बेटा नेचर ऑफ आर। ये आर कैसे निकालते हैं, आर क्या है, नेचर ऑफ आर। देखो बेटा सिंस अभी हमने एक इक्वेशन निकाली बेटा, सिंस पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। सही बात है ना। अगर आपको आर निकालना है बेटा तो आर किसके बराबर होगा, आर होगा पीवी डिवाइडेड बाई एनटी के बराबर। इज दैट क्लियर और नॉट। पीवी डिवाइडेड बाई एनटी के बराबर। क्लियर, शाबाश। मुझे बता बेटा कैन वी राइट आर इज इक्वल, ये प्रेशर जो है ना बेटा, क्या मैं प्रेशर के बदले लिखूं बेटा फोर्स बाय एरिया, तो प्रेशर के बदले में लिखूंगा बेटा फोर्स बाय एरिया। यहां पर वॉल्यूम को एज सच लिखना है बेटा, यहां पर एन के बदले में लिखूंगा मोल। ठीक है बेटा। और टेम्परेचर जो है बेटा, टेम्परेचर को मैं लिखूंगा एज सच टेम्परेचर। उसके बाद देखिए बेटा अच्छी तरह से याद रखना, उसके बाद मैं लिखूं बेटा आर इज इक्वल, अरे सिंपल सी बात है, कैन वी राइट फोर्स बाय एरिया। क्या मैं एरिया के बदले लिखूं बेटा फोर्स, क्या मैं एरिया के बदले लिख सकता हूं लेंथ स्क्वायर। पता है ना बेटा, मुझे यहां पे डायमेंशन चाहिए, मुझे यहां पे यूनिट चाहिए। एरिया किसके बराबर होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो इसका भी वही डायमेंशन है, इसका भी वही डायमेंशन है, इसलिए मैंने लिखा लेंथ स्क्वायर। ये मसला नहीं है बेटा। क्या मैं वॉल्यूम के बदले लिख सकता हूं बेटा लेंथ क्यूब। देखो बेटा एक्चुअली वॉल्यूम किसके बराबर होता है, वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। इसका भी वही डायमेंशन है, इसका भी वही डायमेंशन है, इसका भी वही डायमेंशन है, मतलब इसका यूनिट सेम है, इसलिए मैंने लिखा लेंथ क्यूब डिवाइडेड बाई, यहां पे मोल लिखूं मैं बेटा, उसके बाद मल्टीपल करना है टेम्परेचर। देखो बेटा लेंथ स्क्वायर यहां से लेंथ स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आर किसके बराबर निकला, फोर्स इंटू लेंथ, फोर्स इंटू लेंथ डिवाइडेड बाई मोल इंटू टेम्परेचर। तो आर किसके बराबर निकला बेटा, फोर्स इंटू लेंथ का मतलब होता है वर्क, है ना, डिवाइडेड बाई मोल इंटू टेम्परेचर। ठीक है बेटा। तो आर किसके बराबर निकला बेटा, वर्क डिवाइडेड बाई मोल इंटू टेम्परेचर। बस सिंपली आपको याद रखना है बेटा, जो आर मुझे निकला वर्क बाय मोल इंटू टेम्परेचर। मुझे बताओ अगर मैंने 1 मोल ऑफ गैस लिया और टेम्परेचर लिया 1 केल्विन, तो आर किसके बराबर निकलेगा, वर्क के बराबर। आर जो है बेटा, बस इस पॉइंट को याद रखना है, आर इज वर्क डन। आर क्या है बेटा, आर इज वर्क डन ऑन, किस पे बेटा, ऑन 1 मोल ऑफ अ गैस, ऑन 1 मोल ऑफ अ गैस एट अ टेम्परेचर ऑफ 1 केल्विन और 1 डिग्री। बस इतना आपको याद रखना है, और ये पॉइंट मैं आगे आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल आपको इतना याद रखना है बेटा, आर इज नथिंग, आर इज वर्क डन ऑन 1 मोल ऑफ अ गैस एट अ टेम्परेचर ऑफ 1 केल्विन। क्लियर। नाउ very important numerical values of R. Now we have numerical values of R. ठीक है बेटा, now we have numerical values of R. बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। अगर ये पॉइंट याद ना भी रहे तो मसला नहीं बेटा, जो मैं आप पॉइंट बोलने वाला हूं दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ R. न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ R.
ध्यान से सुनना, सिंस इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल टू nRT, R किसके बराबर है बेटा, PV डिवाइडेड बाय NT। अब मसला है न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ R कैसे निकाले बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ R डिपेंड ऑन डायमेंशंस ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर। ठीक है बेटा, इनके यूनिट्स पे डिपेंड करता है। देखो बेटा, पहला न्यूमेरिकल वैल्यू, पहला क्या है, याद रखना बेटा, जब भी आपको R का न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है, कंडीशन मस्ट बी STP। देखो बेटा, अगर मैंने प्रेशर को लिया बेटा एटमॉस्फेयर में, याद रखना इस बात को, अगर मैंने प्रेशर को लिया बेटा एटमॉस्फेयर में, याद रखना हमेशा याद रखना बेटा, अगर मैंने वॉल्यूम को लिया बेटा लीटर में, टेम्परेचर तो हमेशा आपको लेना है केल्विन में। ठीक है बेटा, और कंडीशन कौन सी ली बेटा, कंडीशन मैंने ली STP। आपको पता है एट STP जो नंबर ऑफ मोल्स होता है वो 1 होता है, जो टेम्परेचर होता है बेटा वो 273 केल्विन होता है, और जो प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेयर होता है बेटा, याद रखना, और जो 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम होता है दैट इज इक्वल टू 22.4 लीटर। याद रखना इस बात को बेटा। तो इसका मतलब यह है बेटा, अंडर STP कंडीशन मुझे ये वैल्यूज देने हैं, मुझे निकलेगा R का वैल्यू। सिंस आपको पता है बेटा R किसके बराबर है, P इंटू V डिवाइडेड बाई N इंटू T। अंडर STP कंडीशन मुझे P का वैल्यू क्या देना है, प्रेशर कितना लेना है, 1 एटमॉस्फेयर लेना है ना बेटा, शाबाश। वॉल्यूम कितना लेना है, 22.4 लीटर। आपको पता है अंडर STP कंडीशन वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इज 22.4 लीटर एंड दिस वॉल्यूम इज नोन एज मोलर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स, तो 1 लेना है, टेम्परेचर आपको लेना है 273। जब हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा आपको आंसर मिलेगा 0.08। याद रखना बेटा, आपको आंसर मिलेगा 0.0821 आपको आंसर मिलेगा बेटा 0.0821। यूनिट क्या मिलेगा, ऊपर आएगा लीटर एटमॉस्फेयर, उसके बाद यहां पे बेटा पर केल्विन, पर मोल, लीटर एटमॉस्फेयर, पर केल्विन, पर मोल, ये है R का बेटा एक न्यूमेरिकल वैल्यू। याद रखना बेटा, ये वाला न्यूमेरिकल वैल्यू जो है ये हम अक्सर हम बेटा इसी को इस्तेमाल करते हैं बेटा, कॉमनली यूज्ड। मगर ये कब इस्तेमाल करना है बेटा, कब इस्तेमाल करना है, जब आपका प्रेशर ATM में है, एटमॉस्फेयर में है, जब आपका वॉल्यूम लीटर में है, जब आपका टेम्परेचर केल्विन में है, और नंबर ऑफ मोल जब होगा बेटा आपको पता है। ठीक है बेटा, याद रखना, जब आपका प्रेशर बेटा एटमॉस्फेयर में है, जब आपका वॉल्यूम लीटर में है, टेम्परेचर तो हमेशा केल्विन में लेना है। दो चीजों को याद रखना, जब आपका प्रेशर एटमॉस्फेयर में है, जब आपका टेम्परेचर बेटा जब आपका वॉल्यूम लीटर में है, तब R का वैल्यू क्या निकलेगा बेटा 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। अब तो पहला वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ R में पहला वैल्यू बेटा, अगर प्रेशर किस में है, एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम किस में है, लीटर में, टेम्परेचर किस में है, केल्विन में, और R का वैल्यू निकालना होता है बेटा व्हेन यू हैव कौन सी कंडीशन, STP। अंडर STP कंडीशन आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स कितना होता है 1, प्रेशर कितना होता है 1 ATM, ये तो कंडीशन है ना बेटा, टेम्परेचर 273 केल्विन, और वॉल्यूम कितना लेना है 22.4 लीटर, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस अंडर STP कंडीशन इज 22.4 लीटर। फिर आपको पता है R किसके बराबर, अरे अभी तो मैंने निकाला R, यहां से देखिए बेटा, R किसके बराबर, PV by NT अंडर STP कंडीशन, P का वैल्यू देंगे 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम 22.4 लीटर, नंबर ऑफ मोल्स तो 1 है, और टेम्परेचर कितना है 273। तो
तो आर का एक वैल्यू आपको निकला 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर के पर मोल। अक्सर आर का वैल्यू हम न्यूमेरिकल में बेटा यही इस्तेमाल करेंगे, मगर हो सकता है कभी कभी आपको बेटा प्रेशर लाना पड़ेगा एटमॉस्फेयर में, कभी कभी आपको वॉल्यूम लाना पड़ेगा बेटा लीटर में। यहां आपको दूसरा वैल्यू बोलने से पहले बेटा आपको याद रखना है, दूसरा वैल्यू याद रखने से पहले बेटा आपको एक चीज याद रखनी है बेटा, याद रखना अक्सर न्यूमेरिकल में आपको कोशिश कर रही है बेटा प्रेशर मस्ट बी इन एटमॉस्फेयर एंड वॉल्यूम मस्ट बी लीटर, और उस वक्त आर का वैल्यू देंगे बेटा 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। अक्सर आपको ये कोशिश कर रहे हैं बेटा, मगर याद रखना ये भी याद रखना बेटा जो 1 atm होता है 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 mm ऑफ मर्करी, और 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 टॉर। इस बात को याद रखना है बेटा, और 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 mm ऑफ मर्करी। इस बात को याद रखना 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 10 raised to power 5 पास्कल्स, 10 raised to power 5 पास्कल्स, और 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01325 बार। तो इस रिलेशन को बेटा याद रखना है। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे बेटा उस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रेशर को हम एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करेंगे। वॉल्यूम के बारे में भी बेटा आपको थोड़ा सा याद रखना है बेटा, वॉल्यूम के बारे में भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। मैं फिर से बोलता हूं बेटा अक्सर आर का वैल्यू आप देंगे 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, मगर तब आपका प्रेशर किस में होना चाहिए बेटा? एटमॉस्फेयर में होना चाहिए। वॉल्यूम किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। और कभी कभी आपको कन्वर्ट करना भी पड़ेगा, उसके लिए मैंने रिलेशन बता के रखी है। वॉल्यूम में भी आपको याद रखना है बेटा, वॉल्यूम में भी आपको याद रखना है जो 1 लीटर होता है, कभी कभी वॉल्यूम भी आपको लीटर में लाना पड़ेगा बेटा। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, याद रखना, और 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml बेटा। सेंटीमीटर क्यूब और ml एक ही बात है, इस बात को याद रखना। और 1 लीटर इज इक्वल टू 10 raised to power -3 मीटर क्यूब, और ये भी याद रखना बेटा 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। फिलहाल आप ये याद रखिए, फिर मैं न्यूमेरिकल में आपको बताऊंगा बेटा कौन किस में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो क्या सीखा आपने बेटा? आपने सीखा आइडियल गैस इक्वेशन नंबर 1। नंबर 2 आपने सीखा बेटा आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल टू nRT। आपने सीखा R किसके बराबर होता है? वर्क डिवाइडेड बाय मोल इनटू टेम्परेचर, इसको याद रखना। और R क्या होता है बेटा? R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। R का वैल्यू नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता है, इस बात को याद रखना है। और R के न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या क्या है? मैंने आपको R का एक न्यूमेरिकल वैल्यू बोला बेटा, उसके बाद मैं 2-3 न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ R में अगले लेक्चर में बताऊंगा बेटा। याद रखना बेटा, जो भी गैस लॉज पे न्यूमेरिकल आते हैं बेटा वो सारे के सारे आप सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। वो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले हम आइडियल गैस इक्वेशन को करेंगे बेटा कंप्लीट, उसके बाद हर कोई न्यूमेरिकल आप अच्छी तरह से कर सकते हो। इज दैट क्लियर? और आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशन में हमारा यहां पे आया नंबर ऑफ मोल्स, और आपको मैंने मोल कंसेप्ट में सिखाया है बेटा नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। इज दैट क्लियर? शाबाश, बेस्ट ऑफ लक। कॉपी को अच्छी तरह से मेंटेन करो बेटा। इसके बाद कल मैं अगले लेक्चर में इस आइडियल गैस इक्वेशन को कंप्लीट करूंगा, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा बेटा ऑल द क्वेश्चंस, जो भी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है बेटा, जो भी पीछे क्वेश्चंस